धन्यवाद सर। सर ये जो टॉपिक आज का आपने मुझे दिया है, ये बहुत ही विशद और बहुत ही गंभीर और गहन टॉपिक है। तो अभी समय अगर 10 बजे तक का है तो ये इतना विहंगम, इस पे अगर एक दृष्टिकोण डालने का मैं प्रयास करूं तो शायद ये मुनासिब नहीं होगा। तो मुझे कम से कम 20 मिनट दिए जाएं ताकि मैं अपनी बात को ढंग से रख पाऊं। अदरवाइज वो बात फिर वो पूरी उसकी जो 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 महत्वता होती है वो सही से प्रकट नहीं हो पाएगी। आप 20 मिनट ले ओके लेना। सर, काफी टाइम है, काफी टाइम है सर अभी तो। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद। फिर ठीक है सर। तो ओके सर। शिक्षा का जो ये टॉपिक है, और आपने जो अभी मुझे मालूम पड़ा कि आपने ये जो टॉपिक चुना है उसमें जो नई शिक्षा नीति है 2020, उस पे विशेष रूप से बोलना है। तो मैं इस टॉपिक को दो भागों में बांटकर इस पे कुछ बोलना चाहूंगा। जो पहला भाग है वो मेरा इस तरफ रहेगा कि ऐतिहासिक दृष्टि से भारत में शिक्षा का विकास किस प्रकार हुआ। मतलब हम जो 2020 की एजुकेशन पॉलिसी में पहुंचे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है। अगर हम उस बैकग्राउंड को ना समझें तो नई एजुकेशन पॉलिसी को समझने की एक जो विहंगम, जो आपके पास डायमेंशंस होने चाहिए, जो 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 उपागम हमारे पास होने चाहिए, वो शायद हम ना समझ पाए। तो ये जरूरी है कि हम नई एजुकेशन पॉलिसी को समझने से पहले तो भारत में शिक्षा का जो इतिहास रहा है उसको एक बार सरसरी तौर पे देखें। क्योंकि समय का अभाव है उसी हिसाब से इसे देखने का एक बार प्रयास करें, लेकिन इसको देखना जरूरी है, तभी हम 19 जो 2020 की नई एजुकेशन पॉलिसी है उसको समझ पाएंगे। तो अगर हम भारतीय इतिहास में शुरू करें तो भारतीय इतिहास की जो शुरुआत है वो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता जो आप सुनते हैं उससे होती है। तो आपको ये बात जान के बड़ा गर्वान्वित महसूस भी होगा, अच्छा भी लगेगा कि भारत में एक ऐसी संस्कृति या सभ्यता का जन्म हुआ जो पूरी दुनिया में अपनी बहुत सारी विशेषताओं के लिए एकदम यूनिक है, जानी जाती है। उसमें इतनी विशिष्टताएं हैं कि उसके लिए वो दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखती है। और बहुत सारी मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है, चीन की सभ्यता है, बहुत सारी सभ्यताएं दुनिया भर में जन्म ली। लेकिन भारत में जो हड़प्पा सभ्यता का उदय होता है वो एक बड़ी अच्छी सभ्यता मानी जाती है। तो इतनी अच्छी सभ्यता और उसके अंदर इतना सारा विकास जो हुआ, आप देखेंगे कि घरों का जो गृह जो होम टाउन प्लानिंग योजना है बड़ी अच्छे तरीके से, बहुत प्लान तरीके से बनाई गई है। पूरी जो नगर की और जो संचार व्यवस्था है, जो प्रशासन व्यवस्था है, जो शासन व्यवस्था है, बड़े ही सुचारू रूप से वहां पर काम कर रही थी। तो अगर हम इस बात को मान लें कि भाई अगर ये चीज सुचारू रूप से काम कर रही थी तो इसका दूसरा अर्थ ये निकलता है कि उस समाज उस दौरान जो समाज रहा होगा उसमें शिक्षा या जो एक्सपर्ट्स लोग हैं, जो विशेषज्ञ लोग होते हैं, उनका एक खासा वर्ग रहा होगा। अदरवाइज हमें इतनी अच्छी व्यवस्था देखने को नहीं मिलती। तो हम इसका अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास हड़प्पा सभ्यता का ना तो कोई पुरातात्विक स्रोत पाया जाता है ना ही लिखित स्रोत पाया जाता है। लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं कि एक अच्छा पढ़ा लिखा, जागरूक और एजुकेशन सिस्टम वहां रहा होगा, सेटअप रहा होगा, और जिसने विशेषज्ञों को पैदा किया और उन विशेषज्ञों ने उस नगर योजना और उस नगर के शासन प्रशासन का जो ढांचा तैयार करने में अपना योगदान दिया, जिससे इतना अच्छा हमें उदाहरण हड़प्पा सभ्यता के रूप में देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया हड़प्पा सभ्यता का एक पॉइंट। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने वैदिक काल आ जाता है, जिसे सो कॉल्ड वैदिक काल कहा जाता है। उस दौरान क्या हो रहा था कि जो आर्य लोग जो बाहर से आए थे, जो पूरा इतिहास में एक पूरा डिस्कोर्स है, उनका आक्रमण कई कई टुकड़ों में भारत में हुआ और उन्होंने हड़प्पा सभ्यता के बाद यहां पर भारत के जो सैंधव क्षेत्र है उसमें जो गंगा का अपर ग्राउंड है, अपर मैदान है, उसमें जो उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार का थोड़ा सा हिस्सा हो गया, और सिंधु घाटी का जो क्षेत्र है, पंजाब का क्षेत्र है, इसके आसपास के क्षेत्र में पूरा अपना बसावट मतलब वहां पर पहली बार देखने को मिलती है। तो भारत में एक बड़ी अजीब सी डायलीमा है
उसको समझना होगा कि हड़प्पा सभ्यता जैसी विकसित नगरीय सभ्यता के बाद भारत का इतिहास उल्टी दिशा में चलने लग जाता है। इस बात को मैं कोई भावनात्मक रूप से नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये ऐतिहासिक तथ्य है। अक्सर ऐसा होता है, समाज हमेशा प्रोग्रेसिव आगे बढ़ता है, जो डायलेक्टिक रूप से हमें एक चरण के बाद दूसरा चरण विकसित रूप में अवस्था में दिखाई देता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। भारत में क्या हुआ कि एक नगरीय सभ्यता के बाद एक ग्रामीण सभ्यता देखने को मिलती है, क्योंकि जो आर्य लोग आए और उन्होंने वैदिक समाज यहाँ पर, वैदिक जो काल था उसकी स्थापना की, उसमें वो कबीलाई समाज था। तो कबीलाई समाज था, तो उस समाज को हम दो भागों में बांट के देखते हैं, एक है ऋग्वेद समाज और एक है उत्तर वैदिक समाज। जो ऋग्वेदिक समाज है उसके समाज की जो संरचना थी, क्योंकि ऋग्वेद को, उस वैदिक समाज को वेदों के आधार पर, जो 4 वेद आपने सुने होंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों के अंदर जो लिखी हुई बातें हैं, उसके अलावा जो वेदांग है और कुछ ग्रंथ हैं जो ब्राह्मण हैं, शतपथ ब्राह्मण हो गए, बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उनके आधार पर उस काल का निर्धारण और उस काल के समाज की जानकारी हमें मालूम होती है, उसके बारे में हमें पता चल पाता है। तो उस दौर का जो समाज रहा उसको हम दो भागों में मुख्यतः बांटते हैं, एक है ऋग्वेद समाज और एक है उत्तर वैदिक समाज। जो ऋग्वेदिक समाज है, ऋग्वेदिक समाज को हम अगर देखेंगे, गहराई से देखने की कोशिश करें, तो वो समाज 3 भागों में बटा हुआ है। ऋग्वेदिक समाज मुख्यतः 3 भागों में बटा हुआ है, एक है योद्धा, एक है पुरोहित और तीसरा है सामान्य लोग। तो जो योद्धा वर्ग है उसका कार्य है, आप देखेंगे वो जो भी है कि वो शस्त्र उठाकर लड़ाई कर रहा है, जो छोटे कबीले आपस में लड़ रहे हैं उनका नेतृत्व कर रहा है, वो लड़ने का काम कर रहा है। और जो सामान्य वर्ग है वो मजदूरी में लगा हुआ है, जो भी समाज को चलाने के लिए जो भी शारीरिक रूप से श्रमिक कार्य है उसको वो अपना योगदान दे रहा है। और बीच में एक वर्ग पैदा होता है जिसको पुरोहित वर्ग कहते हैं। तो जो शिक्षा की जो मुख्य जिम्मेवारी है, जो शिक्षा का या अधिकार है, वो सारी की सारी दोनों उस पर पड़ जाती है। मतलब अगर किसको शिक्षित करना है और कौन शिक्षित हो रहा है, अगर हम इसको देखें तो हमें पता पड़ेगा कि जो पुरोहित वर्ग है तो वो शिक्षित हो रहा है और उसके पास शिक्षा का अधिकार है। तो आपने सुना होगा ऋग्वेद काल में मुख्यतः एक उपनयन संस्कार होता था, और उपनयन संस्कार इस बात का प्रतीक था कि उसके बाद कौन व्यक्ति श्रेष्ठ समझा जाएगा और कौन श्रेष्ठ नहीं समझा जाएगा। जो श्रेष्ठ समझा जा रहा है उसे विशेषाधिकार मिल रहे हैं, और उन विशेषाधिकारों में शिक्षा भी एक अधिकार है। लेकिन इतिहास के कुछ शोध हुए, उन्होंने बाद में ये प्रमाणित किया कि उस समय महिलाओं को भी शिक्षा में अधिकार दिया जा रहा था, क्योंकि महिलाओं का भी उपनयन संस्कार ऋग्वेद काल में होता था। और ये आज भी आरएसएस इस बात को बड़ा मुद्दा बनाते हैं। आप देखें होंगे टीवी में और बहस में, कभी आरएसएस के कुछ इंटेलेक्चुअल बैठते होंगे तो अक्सर इस बात को कोट करते हैं, ऋग्वेद काल, वैदिक काल तो बड़ा महान था जी, उसमें तो शिक्षा, महिलाओं को भी शिक्षा दी जाती थी। तो कुछ महिलाएं हैं जिनका नाम मिलता है, जैसे आपने सुना होगा लोपा, मुद्रा, घोषा, सिकता और अपाला। ये कुछ नाम हैं जो मैंने आपको कोट किए। तो ये जो नाम हैं ये आपको सुनने को मिलेंगे ऋग्वेद काल में, और इसके आधार पर ही ये बात सिद्ध की जाती है कि भाई महिलाओं को भी ऋग्वेद काल में शिक्षा का अधिकार था, और उनका इसलिए अधिकार था क्योंकि उनका उपनयन संस्कार होता था, और उपनयन संस्कार होता था, साथ में स्त्रियों को यज्ञ करने का अधिकार भी था, उन्हें संपत्ति रखने का भी अधिकार था। तो कुल मिलाकर इस तरह दिखाई जाता है कि उस समय का समाज इतना विकसित समाज रहा होगा, लेकिन वास्तविक स्थिति इससे बिल्कुल ही अलग थी। वास्तविक स्थिति जो इतिहास में, इतिहास के शोध बताते हैं, जो न्यूट्रल इतिहासकार हैं वो लिखने का प्रयास करते हैं, वो सीधा सीधा इस बात को प्रमाणित करते हैं कि वैदिक काल में जो समाज था वो कबीलाई समाज था, और शिक्षा के लिए कोई एजुकेशनल सेटअप नहीं था, फॉर्मल सेटअप नहीं था। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बात बताई कि एजुकेशन के 2 पार्ट होते हैं, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। तो जो फॉर्मल सेटअप था वो नहीं था ऋग्वेद काल में, आपको फॉर्मल सेटअप नहीं मिलेगा। आप ऋग्वेद, पूरे ऋग्वेद का मंडल, ऋग्वेद को पढ़ लीजिए, उसमें जितने सूक्त हैं उसको पढ़ लीजिए, आपको कहीं भी शिक्षा के बारे में कोई सूक्त नहीं मिलता है। यज्ञ के बारे में मिलता है, धर्म की स्तुतियां हो रही हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कोई फॉर्मल सेटअप नहीं है। समाज को शिक्षित करने का कोई फॉर्मल सेटअप नहीं है, और शिक्षा किन लोगों को दी जा रही थी इसका भी कोई सेटअप नहीं है। हाँ, हम इससे भी अंदाजा ही लगा पा रहे हैं कि क्योंकि जो पुरोहित वर्ग है वो ये सारे कार्य कर रहा है, तो पुरोहित वर्ग समाज में कुछ शिक्षित रहा होगा। और
इस बात को मैं आपको क्लियर कर दूं, कुछ लोग हो सकता है कि इतिहासकार इतिहास के बैकग्राउंड से ना हो या इतिहास में मतलब उतना उन्होंने गहराई से अध्ययन ना किया हो, तो ये बात मैं आपको इशारे के रूप में बता रहा हूं कि जो ऋग्वेद है, जिस जिस ऋग्वेद का जो काल रहा, उस दौरान ऋग्वेद जो हम जो ऋग्वेद के जो समय को हम जो संरचना को हम ऋग्वेद के पढ़ के समाज के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, वो वेद बहुत बाद में लिखे गए। वो वेद मौखिक रूप से एक परंपरा के तहत वो चलते रहे समाज में, और वो बाद में जाकर गुप्तोत्तर काल के आसपास लिखे गए। उनकी रचना बहुत बाद में भी होती रही। तो ऋग्वेद की रचना बहुत बाद में हुई, उनको लिपिबद्ध बहुत बाद में किया गया, लेकिन बाद के बाद जो रचनाएं हुई उसके आधार पर भी हम यही अनुमान लगाते हैं कि जो मौखिक रूप से परंपराएं थी उसके आधार पर जो भी वेद लिखे गए उसमें ये व्यवस्था रही होगी। लेकिन मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि समाज नगर समाज से ग्रामीण समाज की तरफ गया, कबीलाई समाज की तरफ गया, शिक्षा की कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी। लेकिन आप देखेंगे ऋग्वेद काल के बाद उत्तर वैदिक काल आता है, ऋग्वेद काल के बाद उत्तर वैदिक काल आता है। उत्तर वैदिक काल का जो बैकग्राउंड है वो है यजुर्वेद, अर्थर्वेद, सामवेद और जितने ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है, और उसके अलावा वेदांग है। आपने वेदांग का नाम अगर बहुत सारे साथी हैं उन्होंने सुना होगा, तो जो वेदांग है वो भी उस पूरी प्रणाली का अंग है। तो वेदांग जो है, जैसे आपने सुना होगा छंद, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा और व्याकरण। तो उसमें एक शिक्षा आती है जिसे वेद की नासिका कहा जाता है, और जो व्याकरण है उसको वेद का मुख कहा जाता है, निरुक्त को वेद के कान कहा जाता है, ज्योतिष को वेद की आंखें कहा जाता है, कल्प को वेद के हाथ कहा जाता है, और छंद को वेद के पाद कहा जाता है, मतलब पैर कहा जाता है। तो आप ये जो वेदांग का जो पार्ट देखेंगे, इसमें शिक्षा का भी एक हिस्सा है। तो ये पूरी वैदिक व्यवस्था का पार्ट है। लेकिन आपको समझने वाली बात यह है कि जो उत्तर वैदिक काल है और वैदिक काल है, मतलब ऋग्वेदिक काल है, उसमें अंतर यह आया कि पहले जो समाज 3 भागों में बटा हुआ था, योद्धा, पुरोहित और सामान्य लोग, अब वो समाज 4 भागों में बट जाता है। क्योंकि ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है उसमें पहली बार ब्रह्मा के पैरों से, मुख से, धड़े से और जंगा से 4 वर्णों की उत्पत्ति का सिद्धांत हमारे सामने आता है। तो समाज 4 वर्गों में बट गया, और वो जो वर्गों में बटा वो बहुत कड़ाई से उसका पालन भी होने लगा। बहुत सारे शोध ग्रंथ इतिहास के दिखाते हैं। तो समाज जो 4 भागों में बटा, तो जो निचले वाला वर्ग है, जो शूद्र वर्ग है, जिसको तथाकथित रूप से, सो कॉल्ड रूप से जो शूद्र बताया गया, जिसको जो ब्रह्मा के पैरों से जिसकी उत्पत्ति को बताया गया, वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पहली बार जिक्र आता है। और जो 10वां मंडल है वो ऋग्वेद में सबसे लास्ट में लिखा गया। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है वो सबसे बाद में लिखा गया, और जो पुरुष सूक्त है वो साफ साफ कहता है कि समाज ऋग्वेद की समाप्त होते होते समाज 4 भागों में बट गया। उस समाज का सबसे अलग एक वर्ग है जिसको सबसे अलग कर दिया गया, और उसके पास उपनयन संस्कार की व्यवस्था नहीं बची। पहले का समाज बेशक कैसे भी रहा हो, उसमें बेशक जो सामान्य वर्ग हैं, हो सकता है उनमें से भी कुछ को शिक्षित किया गया हो, स्त्रियों को शिक्षित किया गया हो, लेकिन बाद में जाकर इस बात में कोई मतलब शक नहीं बचता, शक सोबत की जो गुंजाइश है वो खत्म हो जाती है। इस बात को लेके आरएसएस भी दावा आज तक नहीं कर पाया, या कोई भी स्कॉलर जो ग्रुप है वो दावा नहीं कर पाया है कि उत्तर वैदिक काल में जो शूद्र वर्ग था या महिलाएं थी, उनको उपनयन संस्कार का अधिकार था या उनको शिक्षा का अधिकार था। शिक्षा का अधिकार नहीं था, उनका शिक्षा का अधिकार खत्म कर दिया गया। तो समाज में हमें क्योंकि एक संदर्भ में देखना है कि शिक्षा क्यों जरूरी है और शिक्षा के द्वारा समाज का गठन कैसे होता है। क्योंकि हम जब देखते हैं कि शिक्षा का जो सेटअप होता है वो समाज की संरचना को गढ़ने के लिए होता है। लास्ट टाइम मैंने इस बात की तरफ थोड़ा जिक्र किया था, लेकिन आज मैं उतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा इसको और तेजी से मैं लेता हूं। तो जब हम ऋग्वेद को और उत्तर वैदिक काल को हम छोड़ देते हैं, तो उसके बाद हमारे सामने जनपद काल आता है। और जनपद काल में धीरे धीरे हमारे भारत देश के अंदर, भारतवर्ष में जनपद काल के दौरान 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं, और कुछ राजतंत्र, गणतंत्र देखने को मिलते हैं, जैसे कपिल वस्तु हो गया जिसमें महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। तो ये जो सारे
छोटे छोटे जनपदों का उदय हुआ, बाद में जो महाजनपद बन गए, और महाजनपद ही धीरे धीरे शक्ति का संकेंद्रण होता गया, केंद्रीकरण होता गया, और उन्होंने साम्राज्य का रूप ले लिया। तो भारत में जो पहली बार साम्राज्य का उदय होता है वो होता है मगध के अंदर, जनपद काल में। और जो मगध में साम्राज्य का उदय हुआ वो था अशोक का, जो आपने बहुचर्चित महान अशोक के बारे में सुना था, क्योंकि भारत में केवल दो ही लोगों को महान कहा गया भारत के इतिहास में, एक अकबर को और एक अशोक को। अशोक महान और अकबर महान, बाकी किसी को महान की उपाधि दी नहीं गई है। तो जो अशोक महान के बारे में आप जो जिक्र सुनते हो वो पहली बार भारत में महाजनपद काल की बात है। तो महाजनपद काल की जब शुरुआत होती है उसमें जो जनपद महाजनपद बनते हैं, और महाजनपद में से जो साम्राज्य का गठन होता है, ये जो पूरी प्रक्रिया, इसमें जो साम्राज्य का गठन होता है उसमें बाद में जाकर अशोक का साम्राज्य स्थापित होता है। क्योंकि आपने सुना होगा कि नंद वंश और कई बारे सारे वंश थे, हर्यक वंश था, नंद वंश था, उसके बाद मौर्य वंश आया, और मौर्य वंश के बाद जो उनके पिता थे बिंदुसार, और उसके बाद अशोक आते हैं, और वो एक बड़े सम्राट बनते हैं जिन्होंने पूरे भारत पर शासन किया, और ना केवल भारत पर, भारत के इतने बड़े हिस्से पर शासन किया जिस पर कभी ना तो अंग्रेज शासन कर पाए, ना अंग्रेज कर पाए, और ना उसके बाद कोई दूसरी शक्ति भारत पर शासन कर पाई। मतलब आप ये समझिए कि अशोक का जो साम्राज्य था वो इतना विस्तृत था, ना तो मुगल उस पर इतना बड़े क्षेत्र पर कभी साम्राज्य स्थापित कर पाए, और ना ही अंग्रेज, बाकी कोई नहीं कर पाया। तो अशोक का साम्राज्य बहुत विशाल था। वो नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत तो उसको शामिल कर ही लेंगे आप, और उसके अलावा पूरे भारत में दक्षिण भारत तक फैला हुआ था। केवल दक्षिण भारत का जो निचला हिस्सा है, जिसमें तीन चार आपको नाम सुनने को मिलेंगे, एक तो सत्यपुत्र, एक केरल, और एक चेर, और एक पांड्या। ये 4 राज्यों को छोड़ के दक्षिण भारत के बाकी सारे के सारे अशोक के साम्राज्य में समाहित हो गए। अब सवाल ये उठता है कि अशोक को महान क्यों कहा जाता है? अशोक को महान इसलिए कहा जाता है कि अशोक ने कल्याणकारी राज्य की स्थापना की पहली बार, और वो उस समय प्राचीन काल में कोई कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात कर रहा है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कल्याणकारी राज्य एक आधुनिक दुनिया की संकल्पना है। लेकिन हमारे देश में इतना महान इंसान कि भाई वो प्राचीन काल में कल्याणकारी राज्य की बात कर रहा है, और ना केवल बात कर रहा है बल्कि उसने उसको जमीनी धरातल पर उतार दिया, इतने बड़े साम्राज्य में लागू कर दिया, और उसके शासन की तूती साम्राज्य के कोने कोने तक बोलने लगी। क्योंकि जो अशोक के महान स्तंभ पाए गए हैं वो साम्राज्य के कोने कोने तक पाए गए हैं, अफगानिस्तान में पाए गए, दक्षिण भारत में पाए गए, पूर्वी भारत में पाए गए हैं, और क्या कहते हैं वेस्टर्न भारत में पाए गए। तो पूरे साम्राज्य में भारत में पाए गए, अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये पूरा क्षेत्र उन्होंने कवर किया हुआ है। तो अशोक के जो साम्राज्य का जो विस्तार है वो बहुत विस्तार है, और उसके साम्राज्य की जो 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 धमक है, जो कंट्रोल है, जो सेंट्रलाइजेशन किसी भी राजा की शक्ति होती है, वो लगभग आप देखेंगे कि अशोक के साम्राज्य में पहली बार भारत में देखने को मिलती है। और भारत में उन्होंने शक्ति के बल पर शासन स्थापित किया, लेकिन उसको कल्याणकारी राज्य के रूप में बदल दिया। और बाद में आप देखते हैं उन्होंने शक्ति को त्याग कर बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली। तो बाद में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया कि क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था, इसलिए अशोक धर्म का पतन हो गया, अशोक के साम्राज्य का पतन हो गया। क्योंकि बौद्ध धर्म शांति पर आधारित है, और जब अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया तो वो शांति का दूत बन गया। उसने अपनी सेना का गठन जो किया हुआ था उसको खत्म कर दिया, सेना को रखना उसने बंद कर दिया, सेना कमजोर हो गई, और उसके बाद उसकी शक्ति कमजोर हुई, और धीरे धीरे अशोक के साम्राज्य का पतन हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी अशोक महान कहलाया। क्यों कहलाया? क्योंकि उसने समाज के कल्याण के लिए कार्य किए, और उस कल्याण के काम में शिक्षा एक मुख्य बात है। क्योंकि आप देखेंगे जो भारत में ऐतिहासिक काल की शुरुआत होती है, इतिहास की शुरुआत होती है, वो अशोक के काल से ही शुरुआत होती है। क्योंकि इतिहास उस काल को माना जाता है जो लिखित रूप से हमारे पास अभिलेख उपलब्ध होने शुरू हो जाते हैं, और भारत में पहली बार लिखित रूप से अभिलेख अशोक के काल में ही हमारे पास पहली बार देखने को मिलते हैं। तो अशोक का जो काल है, हम देखेंगे अशोक के काल को हम इतिहास के रूप में, इतिहास की शुरुआत के रूप में भी देखते हैं। तो 2 बातें हैं जो आपको समझनी होंगी कि अशोक का काल कल्याणकारी राज्य के रूप में संकल्पना पे आधारित है, और इतिहास का फर्स्ट पॉइंट है। तो इतिहास जहां से शुरू होता है भारत में, वो एक कल्याणकारी राज्य के जो सपना है आज भारत में देखा जा रहा है।
आज भी आधुनिक समाज में जो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की बात संविधान के अनुच्छेद 39 में की गई है, 36A में 1 में की गई है, वो सारी की सारी अशोक अपने साम्राज्य पर लागू करने की बात कर रहे हैं। तो उसमें शिक्षा के जो संस्थान है अशोक ने बड़ी मात्रा में बनाए। आपने सुना होगा कि अशोक ने बहुत सारे बौद्ध मठ बनाए, और बौद्ध मठ जो होते थे वो शिक्षा के बड़े केंद्र होते थे। 84,000 कहा जाता है, जिनको बाद में जाकर शशांक ने, आपने सुना होगा बंगाल का एक शासक था शशांक, उसने भारत में 84,000 स्तूपों को, बौद्ध स्थलों को, बौद्ध मठों को, पुस्तकालयों को तोड़ डाला, जो कि अशोक ने बनवाए थे। और यह भी कहा जाता है उस बोधि वृक्ष को भी काट डाला जो कि गया में पाया जाता है। तो ये सारा आरोप शशांक पे लगाया जाता है, जो बंगाल का शासक था, लेकिन उसकी स्थापना का जो श्रेय है वो अशोक को दिया जाता है। और इतने बड़े जो बौद्ध मठ उन्होंने बनवाए, बौद्ध विहार बनवाए, शिक्षा के जो संस्थान बनवाए, पुस्तकालय बनवाए, अशोक ने पहली बार भारत में शिक्षा का बड़े रूप में जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है वो भारत में स्थापित किया। ये भी हमारे लिए गर्व की बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम अशोक के बाद चलें तो अशोक, आपको पता है अशोक का जो परपौत्र था उसकी हत्या बृहदत्त की हत्या कर दी गई, उसके ही सेनापति ने, पुष्यमित्र शुंग ने। और जो पुष्यमित्र शुंग था, पुष्यमित्र शुंग ने जो उसकी हत्या की, पुष्यमित्र के काल को ही, शुंग वंश को ही, उसके दौरान ही मनुस्मृति लिखी गई। तो हम जब ये पता करते हैं कि भाई मनुस्मृति कहां से आ गई, तो मनुस्मृति अशोक के बाद जो उसका जो परपौत्र था उसकी जो हत्या क्या कहते हैं बृहदत्त ने की थी, बृहदत्त की हत्या जो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तो पुष्यमित्र शुंग जो है, जो शुंग काल है, वो भारत में मनुस्मृति का काल है। उस समय मनुस्मृति लिखी गई। तो ये देखा गया कि बौद्ध धर्म का भयानक रूप से प्रचार हुआ है। समाज की जो संरचना स्थापित की गई थी, क्या कहते हैं, ऋग्वेद काल में, मतलब समाज का 4 वर्णों में जो विभाजन किया गया था और समाज के एक पूरे वर्ग को वंचित कर दिया गया था, वो समाज की संरचनाएं ढीली पड़ने लगी थी अशोक के काल में, क्योंकि अशोक ने उसके विपरीत एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की। उसने शिक्षा को भी बढ़ावा दिया, एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया, और समाज के बेसिक कल्याण के लिए, बेसिक जरूरतों के लिए उसने कार्य किया। तो जो ब्राह्मण वर्ग था, जो विशेषाधिकार संपन्न वर्ग था, जो पुराना वाला, उसने प्रतिक्रिया दिखाई, और उसने एक कठोर प्रतिक्रिया के रूप में कठोर प्रणाली को स्थापित किया, जिसे मनुस्मृति कहा जाता है। उसने ऐसे कानून बनाए कि कुछ दोबारा से ऐसी कोई क्रांति पैदा ना हो, दोबारा से कोई ऐसा बड़ा आंदोलन खड़ा ना हो जो इस तरीके से उनके विशेषाधिकारों को नुकसान पहुंचा सके। तो आप देखेंगे जो शुंग काल है, उसके बाद कण्व काल है। शुंग और कण्व दोनों के दोनों जो ब्राह्मण थे और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक थे। क्यों थे पोषक? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ कराए, और उन्होंने जो कानून था, जैसे आपने सुना होगा याज्ञवल्क्य स्मृति हो गया, मनुस्मृति हो गया, ये सारी जो स्मृति काल है, ये पूरी की पूरी ये इस समय लिखी गई। और समाज इतना जटिल रूप से जातिवादी उसमें बट गया कि समाज के एक पूरे वर्ग को, जो बहुसंख्यक वर्ग था, उसको बहुत सारी सुविधाओं से अलग कर दिया गया। और उसमें शिक्षा भी एक थी, ना केवल उनको बल्कि महिलाओं को उससे अलग कर दिया गया। तो महिलाओं को और शूद्रों को, सो कॉल्ड शूद्रों को, जो शिक्षा से अलग करने का, या जो जीवन की मुख्य धारा है उससे अलग करने का जो कार्य था, वो शुंग काल में किया गया। उसी समय मनुस्मृति लिखी गई। उसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं शुंग काल के बाद, तो शुंग और कण्व के बाद भारत में कुषाणों का काल आता है। तो कुषाण, आपने सुना होगा, कुषाण अफगानिस्तान, मतलब चीन की तरफ से कुछ कबीलाई जनजातियां थी जो भारत में आके बसी। पहले वो अफगानिस्तान के कुछ हिस्से में बसी, और उसने धीरे धीरे फिर भारत के पंजाब क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्र पे कब्जा करके चीन से आने वाले रेशम मार्ग पर अपना कब्जा कर लिया। तो रेशम मार्ग से होने वाले आर्थिक लाभ से कुषाणों का इतना ज्यादा विकास हुआ कि कुषाण बहुत ज्यादा बड़े साम्राज्य के गठन करने में कामयाब हुए। और कुषाणों के काल में भारत में इतनी ज्यादा समृद्धि हुई कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाने लगा उस रेशम मार्ग के कारण। तो भारत की जो सोने की चिड़िया कहने की जो उक्ति है, वो उसी समय से शुरू होती है। कौन से समय से? जो कुषाण काल थे। तो कुषाणों के समय में भारत में पहली बार सोने की चिड़िया भारत को कहा गया। तो हम अक्सर जो सुनते रहते हैं भारत सोने की जो चिड़िया है, तो वो उसी समय कहा गया कुषाण काल में। और आपने सुना होगा कुषाण काल में जो नागसेन है,
और जो मिलिंद मिलिंद पन्नो एक पुस्तक लिखी गई है जिसमें कनिष्क और नागसेन जो बौद्ध आचार्य हैं उनके बीच में संवाद हुआ। तो इससे आपको संकेत मिलेगा कि उस समय जो जो कुषाण थे उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया, वापस दोबारा से बौद्ध धर्म भारत में आता है। और देखिए आप, ये इत्तेफाक है, ये जाने क्या है, या इसको देखकर क्या कहते हैं ना, जो दूसरा स्कूल है जो आरएसएस थॉट वाला स्कूल है, वो भी बड़ा चिंतित रहता है, यार हमारे पास इतिहास में बहुत सारी मौके नहीं है, हम कैसे अपने इंटेलेक्चुअल कोसेंट को या अपनी इंटेलेक्चुअल इफेक्ट को भारत में आगे बढ़ाएं इंटेलेक्चुअल क्लास के बीच में, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा उदाहरण नहीं है। इत्तेफाक ये है कि जब भी कुछ भी अच्छा हो रहा है उस समय या तो बौद्ध काल है या फिर किसी ब्राह्मण का काल नहीं है। तो आप देखेंगे इत्तेफाक है कि जो भी ब्राह्मण का काल आ रहा है या जो भी जातिवादी व्यवस्था का काल आ रहा है, वो सारा का सारा सेटअप ऐसा है कि उसमें समाज का विकास नहीं हो रहा है बल्कि वो पतन की तरफ जा रहा है। तो कुषाण काल जैसी बौद्ध धर्म आता है, कुषाण काल आपस में इनका कैसा कॉम्बिनेशन बनता है, और देखते ही देखते भारत दोबारा से सोने की चिड़िया बन जाता है। आप देखिए अशोक के बाद बीच में भारत का कहीं भी कुछ जिक्र नहीं है, भारत की कोई उपलब्धि बहुत ज्यादा नहीं दिखाई देती, लेकिन कुषाण काल में आके आप दोबारा से देखेंगे कि भारत की स्थिति बहुत अच्छे रूप में उभरती है और भारत एक सोने की चिड़िया बन जाता है। तो कुषाण काल बहुत एक अच्छा पड़ाव है जिसको समझने और पढ़ने की जरूरत है। कुषाण काल के बाद क्या होता है, भारत में कुषाणों का धीरे धीरे पतन हो जाता है कि कुषाणों के बाद बहुत सारे और भी कबीले थे जो चीन से भारत में आ रहे थे। तो उसमें यूची कबीला था और बहुत सारे कबीले थे, मैं इतिहास में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि बात शिक्षा की हो रही है और समाज की शिक्षा से जुड़ाव की बात हो रही है। तो उसमें आगे बढ़ेंगे तो गुप्त काल आ जाता है। तो कुषाण के बाद जो गुप्त काल आया, और गुप्तों को भारत में स्वर्ण काल कहा जाता है। आपने सुना हुआ अक्सर जो ना इतिहास में कहते कि प्राचीन काल का स्वर्ण काल कौन सा था, तो बोल देते गुप्त काल था। वो इसलिए कहा जाता है कि उस समय पहली बार मंदिरों के निर्माण की शुरुआत हुई। तो आपको इस बात को भी जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि भारत का पूरा इतिहास गुप्त काल से पहले पहले भारत में बहुत जितने भी जगह आप पुरातत्व विदों ने जितनी भी खुदाई करी, जितने भी उत्खनन किए, सबकी सारी जगह उनको बौद्ध स्थल मिले हैं, बौद्धों के प्रतीक चिन्ह मिले हैं। भारत में पहली बार मंदिरों के बनने की जो शुरुआत है वो गुप्त काल में हुई, और गुप्त काल में मंदिरों के बनने की जो शुरुआत हुई, गुप्त काल में अश्वमेध यज्ञ कराए गए, विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश की संकल्पना अगर सामने आती है तो गुप्त काल में आती है। और इस तरह से आप देखेंगे कि गुप्त काल में पहली बार समाज के अंदर ये मंदिरों का विकास हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसको स्वर्ण काल कहा जा रहा है। लेकिन ये मैं दोबारा एक और इशारा कर रहा हूं, आप फिर उस पर गौर करें कि इतिहासकारों के जो एक न्यूट्रल वर्ग है, जो जिसे सो कॉल्ड मार्क्सवादी राष्ट्रवादी इतिहासकार भी कहा जाता है, कई बार सबल्टर्न कहा जाता है, तो उन इतिहासकारों ने सीधा सीधा इस बात की बखिया उधेड़ दी कि भैया आप किस आधार पर इसको स्वर्ण काल कह रहे हो। समाज का एक बड़ा वर्ग जिसको आपने शिक्षा से दूर कर दिया, समाज में अस्पृश्यता की शुरुआत गुप्त काल में सबसे ज्यादा देखी जाती है। स्त्रियों के सारे विशेष अधिकार छीन लिए गए, स्त्रियों के विशेष अधिकार छीन लिए गए। जो शूद्र सो कॉल्ड शूद्र थे, आपने उनको विशेष उनके सारे अधिकार छीन लिए, आपने समाज के एक बड़े वर्ग को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया। तो ये अगर स्वर्ण काल था तो किस आधार पर था, पहला सवाल तो ये उठाया जाता है। और दूसरा, अगर स्वर्ण काल था तो किसके लिए था। तो दोनों बातों पर जो सामने वाले स्कॉलर हैं वो इतिहास में इस बात का जवाब नहीं दे पाते। तो गुप्त काल के जो स्वर्ण काल की अवधारणा है वो देखते ही देखते धराशायी हो जाती है। तो गुप्त काल को जो स्वर्ण काल कहा जाता है वो कभी भी दलितों के लिए, वंचितों के लिए, स्त्रियों के लिए, गरीबों के लिए स्वर्ण काल नहीं रहा, क्योंकि उसमें आम जनता के जीवन के विकास के लिए कोई कार्य नहीं हुआ। आप देखेंगे गुप्त काल में बहुत सारे एजुकेशन सेटअप नहीं बनाए गए, बहुत सारे पुस्तकालय नहीं बनाए गए। आम जनता के भले के लिए जो अशोक के जिसके लिए अशोक जाना जाता है वो गुप्त काल में उसका कोई कार्य नहीं हुआ। आप बड़े बड़े राजाओं की नाम सुनेंगे, समुद्रगुप्त का नाम सुनेंगे, जो भारत का नेपोलियन कहलाता है। उसने पूरे भारत में एक अश्वमेध यज्ञ किया और उसने अपनी एक विजय यात्रा निकाली। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कभी भी वो पूरे भारत में उसने पूरे भारत को ना तो विजित कर पाए और ना ही जो उन्होंने सिस्टम सेटअप किया, जो प्रशासनिक और शासनिक सिस्टम उन्होंने सेटअप किया उस समय, वो आम जनता के बहुत नजदीक नहीं रहा। इसलिए गुप्त काल के बाद बहुत सारे आपको विद्रोह देखने को मिलते हैं और देखते ही देखते हम देखेंगे गुप्त काल का पतन हो जाता है। और गुप्त काल के पतन के बाद जो भारत में आप देखेंगे कि जो बीच का काल है, गुप्तोत्तर काल है,
गुप्तोत्तर काल में समाज में अच्छी बात ये हुई, पूरा समाज बिखर बिखर रहा था, बहुत सारे साम्राज्य टूट रहे थे, बड़ा साम्राज्य था गुप्त साम्राज्य, लेकिन वो भी टूट रहा था। लेकिन अच्छी बात ये रही कि पहली बार गुप्तोत्तर काल में, जब कोई साम्राज्य नहीं है, कोई राजा नहीं है, छोटे छोटे राज्यों का, राजवंशों का, जो राजपूत काल के बाद में हम देखते हैं उनका उदय हो रहा है, ऐसे काल में शूद्रों की स्थिति अच्छी हो रही है। जो सो कॉल्ड शूद्र थे उनकी स्थिति अच्छी हो रही है। और दूसरी बात देखने को आपको यह मिलेगी कि जब शूद्रों की स्थिति अच्छी हो रही है तो उनको जो उनके अधिकार हैं वो उस पर वो दावा ठोक रहे हैं। उसी टाइम आपको देखने को मिलेगा भारत के कई क्षेत्रों में शूद्र राजा होते हैं गुप्तोत्तर काल में। उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की, और उसमें देखने को मिलेगा कि कुछ छोटे छोटे राजा थे जिन्होंने अपने छोटे छोटे क्षेत्रीय स्तर पर लोगों के जीवन के कल्याण के बहुत सारे कार्य किए, और उसमें शिक्षा भी एक था। उन्होंने महिलाओं को, लोगों को शिक्षा, क्योंकि आप ये देखिए जब भी शिक्षा का पतन होगा इसका मतलब समाज का, पूरे के पूरे समाज का पतन हो रहा है। जब अधिकारों से आम नागरिक को वंचित किया जाएगा इसका मतलब समाज का उस समय पतन हो रहा है। और शिक्षा को आप समाज के साथ एकदम जोड़ के देख सकते हो। ये एकदम लिटमस पेपर की तरह, जैसे साइंस के आप स्टूडेंट रहे तो जैसे साइंस में होता है ना लिटमस पेपर, कि जैसे ही कोई कलर बदलता है तो लिटमस तुरंत ही कलर बदलकर आपको सचेतक के रूप में, इंडिकेटर के रूप में पहले ही बता देता है कि भाई ये होने वाला है या हो रहा है। तो वैसे ही बिल्कुल इसको समझिए कि जब शिक्षा का पतन हो रहा है तो समझो समाज का भी पतन हो रहा है, और जब समाज का पतन हो रहा है तो शिक्षा का भी पतन हो रहा है। क्योंकि जो भी कल्याणकारी शासक नहीं होगा वो आम जनता के लिए और शिक्षा के लिए कोई कार्य नहीं करेगा, क्योंकि शिक्षा जो है वो कल्याणकारी राज्य से जुड़ी अवधारणा है। आम जनता के लिए शिक्षा का जो प्रोग्राम है, जो फॉर्मल सेटअप है, वो केवल वही राजा कर सकता है जिसके अंदर मनसा होगी कि वो शिक्षा के लिए कुछ करना चाहता है। जैसे आप अभी आगे देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं। तो इस तरह से देखते ही देखते आप हर्ष काल में पहुंच जाते हो। हर्षवर्धन के टाइम पर आप देखेंगे कि हर्षवर्धन के टाइम में जो एजुकेशन सिस्टम है उसका मतलब सौ विकास हुआ। मतलब ऐसे समझिए कि उस समय बहुत सारे बौद्ध मठ भी बनाए गए, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विकास हुआ, और वो कई क्षेत्रों में हुआ। तो अब हर्षवर्धन के काल को बहुत पतन का काल नहीं माना जाएगा, लेकिन वो हाँ उसमें अच्छा खासा विकास हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं तो इसके हर्षवर्धन के काल के बाद जो राजपूत काल आता है, तो राजपूतों के काल में दोबारा से जाति व्यवस्था अपना सर उठाती है, और समाज के बड़े वर्ग को दोबारा से उसके जो लाभ है जो गुप्तोत्तर काल में लगभग प्राप्त हुए थे उससे उसको वंचित कर दिया जाता है। तो इस तरह से प्राचीन भारत का अंत होता है और हम मध्यकालीन भारत में प्रवेश कर जाते हैं। राजपूत काल, और राजपूत काल के बाद आपने देखा होगा गजनवी, मोहम्मद गोरी और दिल्ली सल्तनत, फिर खलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, और फिर लोधी वंश, और फिर मुगल काल। ये पूरा का पूरा जो ढांचा है ये हमारा मध्यकालीन भारत के अंदर हम देखते हैं। तो भारत के जो इतिहास को अगर हम मध्यकालीन दृष्टि से देखें, मध्यकाल में देखें, तो आपको मैं सिर्फ पॉइंट बताऊंगा कि कहां कहां शिक्षा का कुछ अच्छा विकास हुआ। तो आप देखिए जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत में जो पूरा समाज था, राजपूत काल था, वो समाज बहुत ज्यादा जटिल समाज था। मतलब उसमें आम जनता की जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। उनका जो विशेषाधिकार संपन्न वर्ग था सिर्फ उसके लिए ही वहां सुख सुविधाएं और लाभकारी स्थिति मौजूद थी। आम जनता, समाज का बहुसंख्यक वर्ग शोषित था, दबा कुचला था, और उससे करों का बोझ था, जिससे कि वो जो बड़ी बड़ी सल्तनतें थी वो काम कर रही थी। उस समय में आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि नए नए मुसलमान आए थे तो मुसलमानों ने यहाँ पर मक्तल और मदरसे की स्थापना की। तो मदरसे हैं वो क्या कहते हैं, मदरसे हैं वो हायर एजुकेशन, और मक्तल जो क्या कहते हैं जो लोअर एजुकेशन सिस्टम है उसके वो कर रहे थे, क्या कहते हैं सेटअप की तैयारी कर रहे थे। तो उसमें बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है कि सब लोगों को शिक्षित किया जा रहा था, बल्कि उसमें कुछ खास वर्ग को मौका मिल रहा था, और उसमें धार्मिक शिक्षा का पुट ज्यादा था। मतलब वो वाली शिक्षा जो आज आप देखते हो कि भाई जो जो विज्ञान की शिक्षा है, जिसके लिए पूरी दुनिया में कई बार भारत प्राचीन काल में भी उसका कुछ विकास होता है, और मध्यकाल में अरब की दुनिया में उस समय विकास हो रहा था, उसका दर्शन भारत में देखने को उससे उस तरह नहीं मिला।
उसकी वजह ये रही कि राजपूतों की और मुगल जो सल्तनत थे उन दोनों की स्थिति लगभग बराबर की रही और वो आपस में अपनी सत्ता की स्थापना के लिए लड़ते रहे, तो उनको कल्याणकारी कार्य करने का मौका भी नहीं मिला। तो सल्तनत काल ऐसी पूरी चली जाती है। लेकिन सल्तनत काल के बाद जो खलजी और तुगलक आते हैं, तुगलक में आपने नाम सुना होगा फिरोज शाह तुगलक का। फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा इंसान है जिसने बड़े स्तर पर कल्याणकारी राज्यों की मतलब संकल्पना को दोबारा से भारत में स्थापित किया। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसने इतनी सारे पुस्तकालय बनाए, इतने सारे उसने क्या कहते हैं मदरसे बनाए, इतने सारे उसने जो अनुवाद गृह मतलब जिसमें ट्रांसलेशन का काम होता था बड़ी बड़ी पुस्तकों का, वो बनाए। तो वो सारा जो कार्य है वो उस समय फिरोज शाह तुगलक के काल में हो रहा है। और उस समय बहुत सारी लाइब्रेरी भी आपको देखने को मिलेगी भारत में, बड़े स्तर पर लाइब्रेरी का बनी, बड़े स्तर पर उसमें मदरसे बने। तो इसमें शिक्षा का कार्य हुआ। तो फिरोज का काल जो है उसमें शिक्षा हमें देखने को मिलती है कि थोड़ी बहुत वहां पर है। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं फिरोज के बाद, तो आप देखेंगे लोधी वंश के बाद आप सिर्फ मुगल काल में आप जम मार जाइए। तो मुगल काल में जो शिक्षा का काम है आप देखेंगे वो अकबर के टाइम से शुरू होता है। वापस जिस अकबर को महान कहा जाता है, और उसको महान किसी दूसरी वजह से भी कहा जाता है कि उसने भारत में पहली बार सहिष्णुता की नीति अपनाई। मतलब सभी धार्मिक पंथ के लोगों को साथ में लेकर एक राज्य को चलाना, ये जो नीति है पहली बार भारत में इसकी संकल्पना अकबर करते हैं, इसलिए उनको महान कहा जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अकबर ने जब सबको शामिल करने की नीति अपनाई तो उसमें उसने वंशीय संकल्पना को छोड़ दिया। अकबर एकमात्र ऐसा राजा था कि उसने कहा कि भाई कौन किस खानदान में पैदा हुआ मुझे इससे क्या लेने देना, मैं तो शासक हूं और मैं तो ये देखूंगा कि किसमें कितनी काबिलियत है। तो पहली बार मुगल काल में योग्यता के आधार पर लोगों को पद मिलने लगे। अकबर पहला राजा है पूरे मध्यकाल में आप देखेंगे जिसने योग्यता के आधार, हालांकि अलाउद्दीन खलजी भी थोड़ा थोड़ा ऐसा प्रयास करता है लेकिन वो ज्यादा इसमें सफल नहीं हो पाया, लेकिन अकबर इसमें सफल हुआ। उसने योग्यता के आधार पर लोगों को पद दिए। और उस समय उसने क्या किया, अकबर के काल में बहुत सारे पुस्तकालय बने, बहुत सारे जो अनुवाद गृह हैं वो बने। और आप देखेंगे अकबर के काल में, मुगल काल में बड़े स्तर पर आप देखेंगे उपनिषदों का अनुवाद होता है, बहुत सारी किताबें लिखी जाती हैं, बहुत सारे इतिहासकारों का जन्म होता है, बहुत सारे लेखकों का जन्म होता है। जैसे आप नाम सुनेंगे अलबरूनी हो गया, सिराज हो गया, मोहम्मद सिराज हो गया, ये सारे जो एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है, ये सारे जो नाम आप देखेंगे पहली बार भारत में इतिहास लिखने की जो परंपरा की शुरुआत है वो मुगल काल से ही होती है। तो ये जो आप देखेंगे ये जो योगदान है इसमें आम जनता को शामिल करना और इन सब लोगों को साथ में लेके चलना और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से प्रयास करना। हालांकि उस समय की जो शिक्षा थी मैं दोबारा बता देता हूं, वो कुल मिलाकर धार्मिक थी और उसमें जो ना धार्मिक पुट थोड़ा ज्यादा था, लेकिन बावजूद इसके अकबर के काल में विशेष रूप से राज्य ने आदेश दिया कि विज्ञान की शिक्षा होनी चाहिए, गणित की शिक्षा होनी चाहिए, ज्योतिष की शिक्षा होनी चाहिए और इसके अलावा और बहुत सारे क्षेत्रों में उन्होंने निर्देश दिए कि इसमें शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए और आम लोगों को मक्तल और मदरसों से जोड़ा जाए, लाइब्रेरी खोली जाए। तो कल्याणकारी राज्य की जो संकल्पनाएं दोबारा से अशोक पैदा करते हैं, लेकिन अशोक के बाद इस संकल्पना को दोबारा से धक्का लगता है। अशोक के बाद जितने भी शासक हुए, जहांगीर हुए, शाहजहां हुए और क्या कहते हैं औरंगजेब हुए, इनके काल में इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ। उसके बाद जो आप देखेंगे कि भारत में 1707 में मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और 1707 के बाद भारत में ये मान लिया जाता है कि आधुनिक काल की शुरुआत हो गई, मतलब मध्यकाल का अंत मान लिया जाता है। तो उसके बाद संक्रमण पीरियड शुरू हो जाता है और इसी दौरान आप देखेंगे कि यूरोप की बहुत सारी शक्तियां भारत में समुद्री रास्तों से आने लगी, क्योंकि आप ये भी देखेंगे कि इतिहास में कभी भी समुद्री रूप से भारत को कोई खतरा नहीं हुआ। जब भी भारत में आक्रमण हुआ वो उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से हुआ, लेकिन भारत में यूरोप से पहली बार एक बड़ी शक्तियां भारत में आई, जिसमें आप देखेंगे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर डेनिस आए, फिर फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए और उसके बाद फ्रांसीसी आए। तो आप ये देखेंगे कि ये जो यूरोपी भारत में आ रहे थे, इन्होंने भारत में पहली बार जो यूरोप के अंदर आप देखेंगे धार्मिक क्रांति, धार्मिक धर्म सुधार आंदोलन हुआ था,
वैज्ञानिक क्रांति हुई थी, जो क्या मानववादी वहां पूरी की पूरी आंदोलन चला था, उसका प्रभाव उन लोगों के ऊपर था। वो लॉजिक को मानते थे, वो विज्ञान को मानते थे, और वो विज्ञान की संकल्पनाओं पर आधारित संकल्पनाओं पे विश्वास करते थे। क्योंकि लगातार मैं इस बात की तरफ संकेत करता रहा कि भारत में जो शिक्षा थी वो धार्मिक थी, और यूरोप में जो शिक्षा थी वो विज्ञान पर आधारित थी, तर्क पर आधारित थी, और वो सुधार पर आधारित थी। तो वो जो लोग लेकर आए नई संकल्पना, नई सोच, तो उसके बाद भारत में आप देखेंगे जो आज एजुकेशन सिस्टम है, उसका विकास भारत में ये यूरोपीय जो लोग आए उनके द्वारा किया गया। तो सबसे पहले जो पुर्तगाली आए, उन्होंने मिशनरियों के रूप में वो आए। पुर्तगालियों ने बहुत सारे मिशनरी जो अपने स्थापित किए, जो चर्च और मिशनरी जो विद्यालय स्थापित किए, उसमें आधुनिक ढंग की जो शिक्षा प्रणाली आप देखते हैं वो देखने को मिलेगी आपको, कि भारत में पहली बार पुर्तगालियों ने, डचों ने, फ्रांसीसियों ने, अंग्रेजों ने यूरोपीय ढंग के मिशनरी मोड में आके, मतलब मिशनरी भावना से प्रेरित होके यहाँ के लोगों को आधुनिक ढंग की विज्ञान की शिक्षा, गणित की शिक्षा, लॉजिक की शिक्षा, ये सारी शिक्षा देनी, मतलब धर्मनिरपेक्ष शिक्षा देने का कार्य शुरू किया। लेकिन मजे की बात यह है, ये जो प्रक्रिया थी उसमें वो ये उनका मकसद ये था कि लोग जो, जब हम उनको शिक्षित करेंगे अपनी तरीके से, तो लोग हमसे प्रभावित होंगे और वो धीरे धीरे ईसाई धर्म ग्रहण कर लेंगे। तो उनकी मंशा सिर्फ इतनी थी कि क्योंकि उनकी मिशनरी भावना थी, और उसके पीछे एक सीधा सीधा कारण था कि लोगों को शिक्षित करके उन्हें हमें अपने उसमें मोड़ कर मतलब परिवर्तित कर देना, धार्मिक रूप से ईसाई बना देना है। तो उनकी एक भावना ये काम कर रही थी, उसमें कोई कल्याण वाली भावना उतनी नहीं थी, लेकिन फिर भी मतलब इसको आप कह सकते हैं इनडायरेक्टली इसका प्रभाव ये हुआ कि वो कल्याण भी कर रहे थे। तो हम देखेंगे कि अंग्रेजों ने पहली बार भारत में एजुकेशन सिस्टम का जो गठन है वो किया। अब जो मेरा दूसरा पार्ट है वो शुरू होता है कि भारत में अब जो नई एजुकेशन सिस्टम है उसका गठन जो आधुनिक काल में हुआ, उसमें जितने भी आयोग आए और क्या कहते हैं, उन्होंने जो जो कार्य किया, मुझे लग रहा है समय ज़्यादा हो रहा है और मेरी बात लंबी जा रही है, और इसमें भी उतना ही समय चाहिए होगा जितना समय मैंने अभी तक लिया है। और मैं कोशिश सोच रहा था कि मैं निपटा दूंगा, लेकिन हो नहीं पाया। तो अगर आप कहें तो मैं जारी रखूं, वरना इस पे विराम दिया जाए, अगले दिन इसको चर्चा कर लेंगे। जो आगे का आधुनिक काल में जो शिक्षा का विकास हुआ है उसमें देख लेंगे। आप नेक्स्ट टाइम ही सर उसको डिस्कस करें, क्योंकि समय 10:28 का हो गया है। जी जी। तो आज के लिए तो हम आपसे माफी मांगेंगे, और सभी श्रोता जो इंटरेस्ट ले रहे हैं उनसे भी क्षमा मांगेंगे, क्योंकि विषय तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन चूंकि ये हमारा रोजाना का कार्य है, अगर आप आएंगे नेक्स्ट टाइम तो आपको पूरा शुरू से कोशिश की जाएगी कि 9 बजे से ही आपको बोलने के लिए कहा जाए। तो डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सर ने हैंड रेज किया है सर, समय को ध्यान में रखते